हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसर्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसर्ट विद केएस सर के साथ। तो आज हमारे साथ विशाल भाई हैं, बताऊंगा इनके बारे में आपको। और हमने जैसा कि आपसे आपको बताया था सभी को कि ये जो क्लासें होने वाली हैं वो आरएएस, यूपीएससी और अदर सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट कंप्लीट बैच है। ये हमारे इस बैच का नाम है आरंभ बैच। क्या नाम है? हमारे इस बैच का नाम है आरंभ बैच। और इस वाले बैच में हम कंप्लीट कराएंगे सब्जेक्ट्स। और सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराने का लेवल क्या रहेगा? आरएएस और यूपीएससी तक ये लेवल जाने वाला है। हमारी ये क्लासें ऑफलाइन भी चलती हैं और हमारी क्लासें ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगी। जैसा भी आपको सूटेबल लगता है आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हो आप तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारी इन क्लासों का टाइम होने वाला है दोपहर के 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। 1.5 घंटे की पर डे क्लास होने वाली है भाई। एक दिन में हम एक ही क्लास चलाएंगे और एक ही सब्जेक्ट की चलाएंगे। मतलब कि जैसे कि विशाल भाई, सपोज दैट कि हम एक क्लास मान के चलो हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया, तो इकोनॉमिक्स में हम पहले पूरी इकोनॉमिक्स कराएंगे। हाँ, इन सब क्लासों में आपको लिखाया नहीं जाएगा। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है जैसे क्लासों में मैं बोल रहा हूँ आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको मैं पूरा समझाऊंगा, जो समझाऊंगा उसी को पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको मैं दे दूंगा। प्लस जो बच्चे ऑफलाइन आएंगे उनके लिए जेरोक्स की फॉर्म में सीट्स अवेलेबल कराई जाएंगी। ये क्लासें हिंदी मीडियम के लिए भी होंगी, ये क्लासें इंग्लिश मीडियम के लिए भी होंगी। एक तरफ इंग्लिश लिखा रहेगा, एक तरफ हिंदी में लिखा रहेगा। तो स्टूडेंट चाहे किसी भी मीडियम का हो, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 1-2 साल बाद यूपीएससी देना चाहता है और हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहा है। वैसे मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, एग्ज़ाम नहीं निकला है, ठीक है। तो वो साथ मिलकर के तैयारी कर सकते हैं। कुछ आप मुझे बताओगे, कुछ मैं आपको बताऊंगा, कहीं मैं गलत होऊंगा, कहीं आप गलत होंगे। मैं जहाँ गलत होता हूँ आप मुझे सही करिएगा, आप जहाँ गलत होंगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही कर पाऊँ। तो जितनी अपनी क्षमताएँ हैं, आपकी क्षमताएँ और मेरी क्षमताएँ, हम सबकी क्षमताएँ मिल करके, हम सबकी कैपेबिलिटीज़ मिल करके इन सभी क्लासों को अच्छे से चला पाएंगे हम। तो समझ में आ रहा है आपको? एंड अगर हम बात करें इन क्लासों का, तो ये क्लासें उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली हैं जो स्टूडेंट अपने आप में एक नॉलेज बिल्ड करना चाहते हैं। सपोज दैट कोई स्टूडेंट कॉलेज लेवल पर है, भाई क्या कर रहा है? एमए काय से? इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में उसको पता नहीं है जीडीपी क्या होता है, का इकोनॉमिक्स से एमए कर रहे हो। हमारी तरफ एमए ऐसे ही होता है। तो भाई स्टूडेंट कर रहा है एमए, एमए में पूछा कि भैया नेशनल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय, पता नहीं। उससे पूछा पर कैपिटल इनकम, पता नहीं। जीडीपी, पता नहीं। तो फिर काय का इकोनॉमिक्स से एमए किया, मास्टर डिग्री कर लिया, एमए कर लिया इकोनॉमिक्स से, एंड उनको कुछ भी पता नहीं है। उनको ये भी पता नहीं है भैया इकोनॉमी अलग होता है, इकोनॉमिक्स अलग होता है। और स्टूडेंट करने जा रहे हैं एमए। अपने कॉलेजों में ऐसा ही होता है, सब बात आप जानते हो विशाल भाई। तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट कंप्लीट कराने वाले हैं, या आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हम भी करेंगे आप भी करोगे, तो ये सब्जेक्ट होने वाली है इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। तो पहले तो आपको पता यही होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी क्या होता है। तो आज की पहली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सी सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। तो करें स्टार्ट, चलिए। तो देखिए, अगर बात करें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। सबसे पहले हम जानते हैं भाई इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। एक को बोलते हैं अपन अर्थव्यवस्था और एक को बोलते हैं अपन अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को बोलते हैं अपन अर्थशास्त्र। इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है विशाल जी, समझ में आ रहा है आपको? कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं एमए कर लिया, बीए कर लिया, पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, अपने को डिटेल में पढ़ते चलना है कि भाई क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, अगर बात करें सबसे पहले जाने कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, उसके बाद जानेंगे इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए, अगर इसको तोड़ेंगे हम तो ये 2 शब्दों में टूटेगा। एक को बोलेंगे अर्थ और एक को बोलेंगे शास्त्र। यहाँ तक सिंपल है विशाल जी। एक को अर्थ बोलेंगे, एक को बोलेंगे शास्त्र। अगर इसको 2 शब्दों में तोड़ेंगे तो ये भी 2 शब्दों में टूटेगा। एक को बोलेंगे अर्थ
एक को बोलेंगे व्यवस्था। सिंपल है यहाँ तक। अब देखिए विशाल जी, मन में कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, यूट्यूब पर तो चल ही रहा है, बाकी ऑफलाइन भी चलना चाहिए, तो उस वजह से कोई भी डाउट हो तो आप बोल सकते हो। तो देखिए अर्थ, अगर इसका मीनिंग हम देखें तो अर्थ का मीनिंग होता है धन, पैसा, मनी। तो हम लिख सकते हैं पैसा, धन। धन लिखोगे तो ठीक रहेगा, पैसे की जगह धन लिखिए, पैसे को मिटा देती हूँ, वरना एक तो पता चला स्टूडेंट गाने ही गा रहे हैं पैसे वाला, तो इसलिए अपन धन लिख देते हैं, धन ठीक रहेगा। मैं एक पूरा ही रफ कर देता हूँ, तो हम लिख देते हैं धन, मनी। शास्त्र मतलब होता है विज्ञान, शास्त्र मतलब क्या होता है? विज्ञान। तो अगर पूरे को हम एक बार मर्ज करेंगे तो बन क्या जाएगा? धन का विज्ञान। क्या बन जाएगा? धन का विज्ञान। तो हम यहाँ लिख सकते हैं धन का विज्ञान। तो सिंपल है विशाल जी, हमने देखा कि भाई इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र दो शब्दों में तोड़ा, एक अर्थ और एक शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, मतलब धन का विज्ञान। सिंपल है, ये वाला पूरा पोर्शन एक बार देख लो आप। वैसे आप साइंस के स्टूडेंट तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूरे अच्छे से समझाने की। एंड इधर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। देखिए अगर इकोनॉमी की सिंपल बात करें तो सिंपल है भाई, हमने इसको तोड़ा दो शब्दों में, एक अर्थ और एक व्यवस्था। अर्थ मतलब सेम धन, और व्यवस्था मतलब प्रबंधन। व्यवस्था मतलब प्रबंधन। का एग्जांपल देता हूँ विशाल जी मैं आपको। जैसे कि सिस्टर की शादी होती है, सिस्टर की शादी में भाई बिल्कुल तंबू पकड़ के खड़ा है, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, भाई नहीं हिलने दे रहा है, बहन की शादी है, तंबू कैसे हिल जाएगा? उधर लाइट वाला चिल्ला रहा है, भैया इन्वर्टर गया, भैया लाइट गई। मेहमान बोल रहे हैं, सपोज एट विशाल जी आपकी सिस्टर की शादी है, आंधी आ रही है तो भी आप तंबू को पकड़ के खड़े हो, सिस्टर की शादी है, तंबू हिल जाए, मजाल है? हो ही नहीं सकता है। तो भाई क्या प्रबंधक है। सिस्टर की जब शादी होती है सबसे बड़ा प्रबंधक होता है भाई। रिश्तेदार आए, रिश्तेदार बोल रहे हैं डीजे नहीं चल रहा है, पैसे क्यों दिए डीजे वाले को जब चल ही नहीं रहा है? रिश्तेदारों को ऐसा होता है, और ये डीजे वाले को पैसे दे दिए, डीजे चल नहीं रहा है, शादी में मज़ा नहीं आ रहा है। रिश्तेदारों को अलग रोना गाना चल रहा होता है, उधर उधर डीजे वालों को अलग चल रहा होता है, भैया डीजल खत्म हो गया। गाँव में शादी हो गई, कभी कभी गलती से लाइट चली जाती है रात में, तो सबसे बड़ा प्रबंधक है भाई। पिताजी को कुछ काम है, किसको कॉल करेंगे? भाई। मम्मी जी को कुछ काम, पंडित जी को भी कुछ काम होता है, दुल्हन का भाई। उस प्रकार जैसे कि शादी में सबसे बड़ा प्रबंधक होता है भाई, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में जो व्यवस्था, मतलब व्यवस्था वर्ड है उसका मतलब है प्रबंधन। तो इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा? धन का प्रबंधन। इसका अपन मतलब क्या लिख सकते हैं? धन का प्रबंधन। तो दोनों वर्ड क्लियर है विशाल जी आपके? पहला धन का विज्ञान, दूसरा धन का प्रबंधन। तो ये दोनों में अंतर है। अगर अब मैं आपको डेफिनेशन से रूबरू कराना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो अर्थशास्त्र धन का ऐसा विज्ञान जिसमें धन के प्रबंधन के बारे में पढ़ा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? अर्थशास्त्र कहते हैं। और जिस धन के प्रबंधन के बारे में पढ़ा जा रहा है उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दोनों में अंतर क्लियर है क्या? अर्थशास्त्र धन का ऐसा विज्ञान जिसमें धन के प्रबंधन के बारे में पढ़ा जाता है। अब धन का विज्ञान मतलब बहुत बड़ी इकाई है, बहुत बड़े लेवल पर अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। धन का प्रबंधन मतलब थोड़े छोटे लेवल पर अध्ययन किया जा रहा है। धन का प्रबंधन ये एरिया वाइज होता है। जैसे हम बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमी, भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई, भारत की नेशनल इनकम, इंडिया की नेशनल इनकम में कितनी ग्रोथ हुई, इंडिया की पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये एरिया वाइज होता है, ये वर्ल्ड वाइड। तो भाई ये बड़े लेवल पर है, ये विज्ञान है, ये प्रबंधन है। तो दोनों में अंतर कर पा रहे हो बसा जी आप? अगर आप समझ गए तो पक्का सब समझ जाएंगे, क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम से हो। तो अगर आपको समझ में आया तो आ जाएगा सभी को, ठीक है यहाँ तक? ओके, अब आगे चलिए देखिए। अब सारी चीज़ें अगर अपन ये तो अपने समझ लिया है, यूट्यूब वाले स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन्हीं को आप नोट्स के फॉर्म में रख सकते हो अपने पास में, वरना हम सेंड कर देंगे हमारे टेलीग्राम पर। देखिए अब विशाल जी अगर आप पूरी दुनिया में देखोगे तो पूरी दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक खरीदने वाला और एक बनाने वाला, ठीक है। तो इन दोनों के लिए संसाधन अलग अलग होते हैं। पहले हम इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की
इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा कि भाई परिभाषा क्या है। सिंपल भाई, परिभाषा देखेंगे तो हम कह सकते हैं संसाधनों का वितरण, आवंटन और उपभोग। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, आवंटन और उपभोग, भाई कंज्यूम कैसे कर रहे हो, उपयोग कितना कर रहे हो, सारी चीज़ें। तो इकोनॉमिक्स क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, उसको कैसे कैसे बांटा जाए। वैसे इक्वलिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए। बोलते ऐसे हैं कि भाई सभी संसाधन सभी में बराबर रूप से बांटे जाने चाहिए। जैसे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी निकलती है तो सबके लिए निकलती है, ठीक है। तो संसाधनों का वितरण, संसाधनों का आवंटन और संसाधनों का उपभोग, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो अपन बोल रहे हैं बार बार संसाधन, ये क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है। वितरण हम जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, आवंटन हम समझ पा रहे हैं, उपभोग हम यूज करना, ये सारी चीजें हम समझ पा रहे हैं। बट हम ये नहीं समझ पा रहे कि संसाधन क्या है। संसाधन दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं। अब दो कौन कौन है, जैसे कि पूरी दुनिया में दो ही हैं। एक तो होता है कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर। कंज्यूमर को बोलते हैं उपभोक्ता, प्रोड्यूसर को उत्पादक। अगर रिसोर्सेज की बात करूं तो कंज्यूमर एक उपभोक्ता और प्रोड्यूसर उत्पादक। अब कंज्यूमर उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब जो सामान खरीद रहा है, उपभोग कर रहा है। जैसे कि कल आज अब हम सब ने डिसाइड किया था, हम सब ने मिलकर कि आज हमको हमारे इन क्लासों को स्टार्ट करनी है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, प्रिपरेशन करी, देन उसके बाद में हम नई क्लासें आज फाइनली स्टार्ट कर दी हैं। तो हम क्या है, उपभोक्ता। हमने मार्केट से बहुत सारी चीज़ें परचेज की, ट्राइपॉड खरीदा, स्टैंड वगैरह बहुत सारी चीज़ें। एंड उत्पादक कौन है, जो उन चीज़ों को बना रहा है, जो उन चीज़ों को बना रहा है वो क्या है, उत्पादक है, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर एक उपभोक्ता जो चीज़ें खरीद रहा है, एक उत्पादक जो चीज़ें बना रहा है, इन दोनों के लिए रिसोर्सेज अलग अलग होंगे। अगर मैं उपभोक्ता की बात करूं, अपन मान लेते हैं एग्जांपल में मेरा ही नाम ले लेते हैं, कपिल भाई, मैं ही खरीदने वाला हूं, आप मेरी काफ़ी हेल्प की है। तो अब मेरे मान कर चलो, मैं एक उपभोक्ता हूँ, मुझे आज क्लास स्टार्ट करनी थी, तो कल हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी। एग्जाम्पल सपोज एक टी शर्ट ले लेते हैं कि भाई हमने टी शर्ट खरीदी। तो एक टी शर्ट खरीदने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। एक तो मनी, पैसा। भैया दुकान पर चले गए, टी शर्ट भी देख ली, टी शर्ट बताए कितने, 450 रुपये की, पैसा ही नहीं है। गरीबों की तरह बोल रहे हैं कि भैया पैसा ही नहीं है, तो तुम्हें दोगे, दुकान वाला अपने को देगा नहीं, भगा देगा, भैया जाओ बाहर खेलो, वो रोड जा रहा सामने, निकल जाओ उधर, नहीं देगा अपने को, वो सिंपल बात है। तो कोई भी कंज्यूमर हुआ, कोई भी उपभोक्ता मतलब सामान खरीदने वाला, परचेज करने वाला, उसके पास पहला रिसोर्सेज होना चाहिए मनी, धन, पैसा, उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें। दूसरा रिसोर्सेज होना चाहिए टाइम। दूसरा रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, टाइम। तो भैया मान के चलो हम टी शर्ट खरीदना चाहते हैं, पैसा है पर समय नहीं है। समय नहीं है तो ऐसा तो है नहीं दुकान वाला अपने पास आ रहा है, सर ये ले लो, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन अपने पास इतना टाइम अगर नहीं है कि अपन जा कर के टी शर्ट खरीद सकते हैं, तो दुकान तो अपने पास आएगी नहीं उठ के। तो कोई भी कंज्यूमर है या कोई भी उपभोक्ता है जो परचेज कर रहा है, चीज़ों को खरीद रहा है, एक तो उसके पास होना चाहिए पैसा, एक होना चाहिए टाइम, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ तक कंप्लीट है विशाल जी, कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया आपको? ओके, अब अपन आगे चलते हैं। आगे देखिए, एक प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, इसके लिए रिसोर्सेज क्या होंगे। तो देखो, इसके लिए सबसे पहला रिसोर्सेज मान के चलो अपन ने यहाँ पे खरीदी टी शर्ट, ये टी शर्ट खरीदी। अब इस टी शर्ट को बनाने वाला भी होगा कोई ना कोई, प्रोड्यूसर, उत्पादक मतलब बनाने वाला, उत्पाद करने वाला। आप तो साइंस से हो, साइंस में तो बहुत बार आता है वर्ड। तो प्रोड्यूसर मान के चलो कि भाई बना रहा, तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई फैक्ट्री में या कंपनी में चीज़ें बन रही हैं, कोई इंडस्ट्री है कपड़ों की, उसमें ही बन रही होंगी। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद ही सिलाई करने लगा कि कपिल सर आएंगे उनके लिए टी शर्ट बनाएंगे, फिर जा करके वो यूट्यूब पर क्लासें बनाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो भाई कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में कपड़े वगैरह बनते होंगे,
तो मान के चलो विशाल जी के आपको एक फैक्ट्री खोलनी है, तो सबसे पहले आपके लिए क्या चाहिएगा? भूमि, लैंड, ज़मीन। क्योंकि फैक्ट्री हवा में तो बनेगी नहीं अपने लिए, तो कहाँ बनानी है अपने को? ज़मीन पर बनानी है, भूमि पर बनानी है। तो सबसे पहला संसाधन इसके लिए हो जाएगा भूमि, लैंड। ओके, कि भाई सबसे पहले हमको भूमि चाहिए एक फैक्ट्री खोलने के लिए। दूसरा संसाधन क्या चाहिए भैया? वर्कर तो होने चाहिए काम करने के लिए। मजदूरी नहीं होंगे, वर्कर्स ही नहीं होंगे तो फिर क्या ही मतलब, ठीक है? तो मजदूर बोल दो, मतलब काम करने वाले बोल दो, सही वर्ड ये रहेगा, काम करने वाले, ठीक है? तो सेकंड जो रिसोर्सेज है इनके लिए क्या रहेगा? काम करने वाले मेंबर होने चाहिए भाई, मजदूर या वर्कर्स जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनकी हेल्प करते हैं वो होने चाहिए। तीसरा रिसोर्सेज इनके लिए क्या रहेगा? तीसरा संसाधन इनके लिए रहेगा पूंजी, मनी, पैसा। पैसे, अगर पैसा नहीं है तो तुम्हें लग रहा है अपने को भूमि कोई दे देगा? अपने को खड़ा भी नहीं होने दे। आजकल तो जमाना ऐसा आ गया, भैया तू मेरी जमीन पर क्यों खड़ा है? गाड़ी भी अगर आपने कहीं खड़ी कर दी तो वहाँ पहले बोर्ड देखना होता है कि आसपास बोर्ड तो नहीं लग रहा है, नहीं तो गाड़ी भी चली जाए, पैसे भी चले जाएं। तो पहले भूमि पर अपने को कोई जब ही खड़ा होने देगा, या अपने को जब भी कोई लैंड या भूमि देगा, जब अपने पास क्या होगा? पूंजी, पैसा, मनी। तो पूंजी या मनी, ठीक है? थर्ड नंबर का मनी या पूंजी। फोर्थ नंबर का क्या होगा विशाल जी? फोर्थ नंबर का होगा एक ग्रुप, एक सोसाइटी, एक संगठन। अगर मान के चलो आपने मजदूर भी लगा लिए, पैसा भी है आपके पास, भूमि भी है, पर एक ग्रुप नहीं है, बिना ग्रुप के काम नहीं होता। जैसे पुराने ज़माने में हमारे कहावत थी, अकेला चना भांड नहीं फोड़ता। ऐसा नहीं चना फूल फूल के बड़ा हो जाए और भांड फोड़ते, संभव ही नहीं है भाई। सिंपल है कि अगर आपको कोई बड़ी अप्रोच प्राप्त करनी है, अगर आपकी बड़ी अप्रोच है, आपको बड़ी मंजिल पर जाना है, तो आपके पास में या फिर आपके आसपास या फिर आपके साथ कुछ ऐसे सर्टेन लोग होने चाहिए आपके सर्टेन एरिया में, जो आपकी हेल्प करें, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको इंस्पायर करें कि भैया तू आगे चल, मैं हूँ, घबराना नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। तो अब अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो संगठन, संगठन होना चाहिए, ठीक है? तो फोर्थ नंबर का हमने रिसोर्सेज देखा कि भाई होना चाहिए संगठन, ठीक है यहाँ तक। अब फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करें, देखो अभी चल रहा 2024, 2024, इतनी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। आपको आजकल हम सब टीचर्स क्या कर रहे हैं? डिजिटली बोर्ड पर या पैनल पर आपको कंप्लीट करा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है? 3D एनिमेशन, ग्रीन स्क्रीन वीडियो, ये सारी वीडियो हमने चैनल पर बना रखी हैं। इतनी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो अगर मान के चलो शर्ट या टी शर्ट बनानी है, विदाउट टेक्नोलॉजी के बनाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट आपके पास ऐसी मशीनें हैं जो बहुत जल्दी बना देती हैं, तो कितना आसान हो जाएगा। 1 घंटे लगाया, 1000 शर्ट बाहर जाओ बेचो मार्केट में, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? तो 5वें नंबर का जो रिसोर्स है जिनके पास होना चाहिए वो है टेक्नोलॉजी, तकनीकी। क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी, हाँ तकनीकी बोल सकते हैं अपन, ये आपको याद रखना है। तो विशाल भाई सबसे पहले उपभोक्ता, कंज्यूमर जो चीज़ें खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, उसके लिए सबसे पहला रिसोर्सेज होना चाहिए मनी, पैसा। खरीदने के लिए पैसा चाहिए। दूसरा रिसोर्सेज होना चाहिए टाइम, समय होना चाहिए। प्रोड्यूसर, उत्पादक, इसके लिए सबसे पहला, अगर मान के चलो ये कोई चीज़ बना रहा है तो ऑब्वियसली बात है फैक्ट्री वगैरह में बना रहा है, तो फैक्ट्री वगैरह खोलने के लिए सबसे पहले लैंड, भूमि चाहिए। मजदूर, मतलब काम करने वाले, श्रमिक बोल सकते हो, मजदूर की जगह, मजदूर अच्छा वर्ड नहीं है, आप श्रमिक बोलिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से पूरा प्रोड्यूसिंग सिस्टम चल रहा है, तो अपन उनको श्रमिक बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड थर्ड नंबर का चाहिए भैया, इन सबको मैनेज करने के लिए चाहिए पूंजी, इन सबको मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा ही नहीं होगा तो क्या ही काम चलेगा। फोर्थ नंबर का चाहिए एक ग्रुप, संगठन, एक सोसाइटी। अगर लोग आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिले हैं, नहीं जुड़े हैं, तो क्या लगता है आपको समझ में आएंगी चीज़ें? या लगता है आपको कि आप बहुत बड़ा अचीवमेंट आप प्राप्त करवाओगे? नहीं भाई, बड़ी मंजिल पर जाने के लिए लोगों का साथ चाहिए। जैसे कि हमारे हिंदी के बहुत अच्छे कवि हैं कुमार विश्वास जी, उन्होंने कहा है कि आप सबकी सफलता में बहुत सारे उन लोगों का हाथ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर वो आपके साथ हैं। उन्होंने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, चाहे भूतकाल में, चाहे हो सकता है वर्तमान में, उन्होंने आपकी हेल्प की है, तभी जा कर के आप अपने भविष्य को गढ़ पाए हो। अगर वो आपकी हेल्प नहीं करते भूतकाल में या वर्तमान में आपकी वो हेल्प नहीं कर रहे होते, तो आप अपना भविष्य को इतना अच्छा नहीं बना रहे होते।
जैसे ये क्लास मेरी बन रही है, उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, ठीक है। तो अगर मैं ये क्लास बना पा रहा हूँ या फिर अगर मैं आज इस स्टेज पर हूँ, तो मेरे पीछे अनगिनत उन लोगों का हाथ है जो जिन्होंने कभी ना कभी मेरी हेल्प की है, चाहे वो मेरे साथ अभी हैं चाहे मेरे साथ अभी नहीं है, बाहर किसी गांव में हो सकते हैं, पर उन्होंने हेल्प की है। तो मेरी मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य बनता है कि मुझे उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे मैं जीवन में कितना भी सक्सेसफुल हूँ चाहे सक्सेसफुल ना हूँ, लेकिन मुझे उनको हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, उनके लिए हमेशा धन्यवाद के रूप में उनको बोलना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, ठीक है। तो संगठन होना चाहिए भाई, ग्रुप होना चाहिए। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, तकनीक होनी चाहिए, क्योंकि भाई जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतने अच्छे से अपन क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं, उतना फास्ट अपन काम कर सकते हैं। तो विशाल जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, चीज़ें आसान लग रही हैं? इकोनॉमिक्स सिंपल सब्जेक्ट है। अब क्या होता है, जैसे किसी स्टूडेंट के पास साइंस है, प्लस मान के चलो कि वो किसी ऐसी कोचिंग में गया जहाँ पर भीड़ इतनी सारी है कि टीचर बच्चे से नहीं मिल पा रहा है, बच्चा टीचर से नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा वहाँ पर टफ प्रोसेस हो जाती है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या है, टीचर आता है, सिलेबस कराता है, चला जाता है, पर अपना ऐसा है नहीं, यहाँ पे अपने को पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट करना है अच्छे से, तो अपना आराम आराम से डिटेल में पढ़ते चलेंगे। तो आगे चलें सर जी, यहाँ तक कंप्लीट है। तो वही हमने देखा, सबसे पहले इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की परिभाषा, संसाधनों का वितरण, आवंटन, उपभोग, इसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, इंग्लिश मीडियम में अगर अपन बात करें तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के लिए रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं, कंज्यूमर के लिए मनी, टाइम, और प्रोड्यूसर के लिए ये सारे के सारे 5 रिसोर्सेज हमने बता दिए हैं। और आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि भाई ये जो इकोनॉमिक्स है ये टाइप का कितने का होता है। इकोनॉमिक्स कितने टाइप का होता है? तो विशाल जी, इकोनॉमिक्स 2 टाइप का है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अरे विशाल जी, बोर तो नहीं हो रहे हो आप? तो मैंने ज़बरदस्ती आपको बिठा लिया होगा, विशाल भाई बैठना ही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और मैक्रो को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है विशाल जी। तो इकोनॉमिक्स 2 टाइप का है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। हिंदी में नाम बड़े टफ लग रहे होंगे आपको, तो आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बस यही होते हैं, ये भूल जाओ आप, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो अगर बात करें अपन सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी की जाती है। सपोज दैट मुझे क्या चाहिए ये आपको पता है और आप मुझे वो चीज़ प्रोवाइड करा रहे हो या करा पा रहे हो या ध्यान रख रहे हो, उसी को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे इंडिया है, इंडिया में अपन 12 की बात करेंगे कि भाई 12 की जीडीपी कितनी है, 12 में लोग कितना कमा रहे हैं, पर कैपिटल इनकम अगर पर्सनली 12 की निकालें, वैसे पर कैपिटल इनकम देश के लेवल पर मान के चलो अपन 12 की निकालना चाहें तो पूरा इंडिया इतना बड़ा, 12 इतूसा, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली बात है, अपन कह सकते हैं वो छोटे लेवल पर स्टडी है, पूरे इंडिया के लेवल पर अपन बात करें तो 12 वो छोटा है। उसी प्रकार इसमें होता क्या है, किसी एक इकाई, यहाँ पर लिख देते हैं एक व्यक्ति या एक इकाई सही वर्ड रहेगा, एक इकाई की डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई को हिंदी में बोलते हैं मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति। भाई एक इकाई की मांग और आपूर्ति का ध्यान जिसमें रखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम, व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे कि आपने मेरी एक सपोज दैट मैं एक इकाई हूँ, मैं एक यूनिट हूँ, वैसे यूनिट में 2-4 लोग शामिल होते हैं या एक ग्रुप टाइप का होता है, बट मान के चलो कि मैं एक इंडिविजुअल या एक यूनिट हूँ, आप मुझे क्या चाहिए उसका ध्यान रख रहे हो और आप मुझे वो चीज़ प्रोवाइड करा रहे हो, तो उसी को बोलेंगे अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे इंडिया के लेवल पर अपन 12 की बात करें, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, भाई 12 जिले में इतने इतने लोग रहते हैं, यहाँ की पर कैपिटल इनकम ये है, यहाँ की जीडीपी ये है, तो पूरे इंडिया के लेवल पर 12 छोटा सा काफ़ी,
तो इसी को बोलेंगे अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब अध्ययन छोटे लेवल पर या छोटे स्तर पर किया जाए तो अपन लिख सकते हैं कि भाई अध्ययन छोटे स्तर पर, छोटे स्तर पर, स्मॉल लेवल पर जब स्टडी की जाती है तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। यहाँ तक कंप्लीट है विशाल जी, कोई डाउट? अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं भाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, जब बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर, बड़े लेवल या बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। भाई लार्ज स्केल पर जब अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कुछ, जैसे कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होती है, पूरे देश की आय, मतलब पूरे भारत की आय कितनी होगी, भारत कितना बड़ा, उसमें अभी अपन पूरी आय देख रहे हैं एक साथ, तो नेशनल इनकम बहुत बड़े लेवल पर बात की जा रही है, इसलिए बोल सकते हैं कि भाई वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पूरे देश की जीडीपी, एक और एग्जांपल ले सकते हैं भाई, पूरे देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, आपको पता है इसके बारे में। तो पूरे देश की जीडीपी बड़े लेवल पर अध्ययन किया जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में ये आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि भाई जब बड़े लेवल पर स्टडी की जाती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब छोटे लेवल पर स्टडी की जाती है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें एक यूनिट की डिमांड एंड सप्लाई का ध्यान रखा जाता है, इसमें पूरे कंट्री के लेवल पर या बहुत लार्ज स्केल पर स्टडी की जाती है और उनकी डिमांड और सप्लाई का ध्यान रखा जाता है। तो बड़े लेवल पर मतलब लार्ज स्केल पर स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्मॉल लेवल पर स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ तक कंप्लीट है बस। तो इकोनॉमिक्स टोटली यहाँ तक टोटली कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अपन ने सबसे पहले जाना, बताता हूँ आपको, तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान कहते हैं, इकोनॉमी को धन का प्रबंधन कहा जाता है, सारा जाना। उसके बाद हमने जाना भाई कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या होगी, कंज्यूम, और इकोनॉमिक्स में जाना कि संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन, आवंटन, यूजेज सारा जान लिया। इसके बाद में हमने देखा कि भाई संसाधन कंज्यूमर के लिए अलग हैं, प्रोड्यूसर के लिए अलग हैं। कंज्यूमर के लिए क्या होंगे भाई, मनी और टाइम, समय और पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए। प्रोड्यूसर के लिए सबसे पहले सपोज कंपनी खोलनी है, भूमि लैंड होनी चाहिए, वर्कर्स होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। देन उसके बाद हमने देखा कि भाई हाउ मेनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, कितने टाइप होते हैं, तो 2 टाइप होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब स्टडी स्मॉल लेवल पर की जा रही हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब स्टडी लार्ज लेवल पर की जा रही हो, उसको बोलते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट है। अब अगर अपन बात करें, सबसे पहले अपन ने देखा था कि जो धन का विज्ञान है वो किसको कहा गया था, इकोनॉमिक्स को कहा गया था। और ये किसने कहा था, तो एडम स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था। कब, 1776 में। किसने कहा था ये, कि भाई जो इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान कहा था, किसने, एडम स्मिथ ने कहा था, 1776 में कहा था। इनकी एक बुक थी जिसको कहा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है इनकी बुक का, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक का नाम है। और वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स क्या है, धन का विज्ञान है। अगर मैं एडम स्मिथ जी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे प्रोफेसर का काम ये करते थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। उस वाली बुक में इन्होंने 1776 में लिखी थी, और उस वाली बुक में इन्होंने इकोनॉमिक्स को धन के विज्ञान के रूप में बताया था। तो यहाँ तक इकोनॉमिक्स का चैप्टर ये अपना कंप्लीट हो गया। अपन थोड़ी थोड़ी भूमिका समझ गए सब्जेक्ट की, तो भाई सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब यहाँ तक कोई डाउट हो विशाल भाई तो बताइए आप। डाउट नहीं है, ठीक लग रहा है, बोरियत तो नहीं हुआ है, समथिंग आधा घंटा हुआ है अपने को पढ़ते हुए। तो अपन ऐसा करते हैं, कल ही स्टार्ट करते हैं इसके लिए, आज के लिए यहीं तक, ठीक है। और सभी यूट्यूब पर जितने भी स्टूडेंट, जितने भी साथी पढ़ रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, थैंक यू क्लास पूरा देखने के लिए। ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर उसका लिंक भी है टेलीग्राम का। इंस्टाग्राम का भी लिंक हमने यूट्यूब चैनल पर दे रखा है, वहाँ पर जाकर के भी आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा यूट्यूब से क्लासें ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पर डे ये क्लासें आएँ,
बट कभी कभी हो सकता है किसी रीज़न या किसी प्रॉब्लम की वजह से ये क्लासें यूट्यूब पर नहीं आ पाएँ, तो नेक्स्ट डे ये क्लासें आ जाएंगी। ओके, तो कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए बने रहिए कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।